हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। प्रभु की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे हों। जो मेरी क्लास ले रहे हैं सभी बच्चे और सम्मानित साथी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। जो चैप्टर स्टार्ट है आप उसको बहुत ही मन लगाकर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, शॉर्टकट की तरफ नहीं भाग रहे हो, पूरी तरह से सीखना चाहते हो। आज प्यारे बच्चों हम लेक्चर 3 पर चर्चा करेंगे। लेक्चर 3 का जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक को समझिएगा, वह है अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्यारे बच्चों प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर चर्चा किए हैं, आप बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी भी किए हैं, पढ़े भी हैं, सीखे भी हैं। पहला नियम क्या था? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड लॉ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरे लाइफ के लिए जब आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, यही कंसेप्ट चलेगा। यही अगर आप क्लास 10th में हैं और 12 वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है सेकंड लॉ, यह क्या है आप जानते हो, फिर से बताते हैं। किन्हीं दो माध्यमों, अपवर्तन में क्या बेटा आप सीखे हो, क्या सीखे हो? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती हैं। इसी यही घटना क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या अपवर्तन है। तो अब जो नियम बन रहा है वो है किन्हीं दो माध्यमों तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए या निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नीतांक होता है। अर्थात जो नोट्स बना रहे हो, ठीक कॉपी के बीच में लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू V1 बटे V2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इक्वल टू इसे इस नीतांक को और लिखने का तरीका है 1n2 इसे किसी किताब में ऐसे भी लिखते हैं, R इसको लिखा जाता है 1n2 आपको मिलेगा, आपके बुक में तो n2 है, लेकिन किसी किसी किताब में यह लिखा आपको मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1μ2 इसी को बेटा अब किताब में यह लिखा है, NCERT में लिखा है, लेकिन आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आप क्लास में लाइव क्लास ले रहे हैं, इस चीज का एहसास कराने का प्रयास कर रहा हूं। पहला माध्यम साइन आई ऊपर है, जिसका माने पहला माध्यम से ही प्रकाश किरणें आ रही हैं, नीचे किस दूसरे माध्यम में जा रही हैं। पहले माध्यम में प्रकाश चाल बटे दूसरे माध्यम, 1n2 का मतलब है 1 अगर यहाँ लिखा है जिसका माने पहले माध्यम से किरणें आ रही हैं, दूसरे माध्यम में जाकर अपने मार्ग से विचलित हुए हैं। इसी को 1μ2 कहते हैं, लेकिन ये किसी किसी किताब में लिखा मिलेगा अधिकांशतः 1n2। इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है 1n2 का जो अर्थ है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यह जो नियम है इसे स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इतने से बात पूरी नहीं होती।
जब तक आपके दिमाग की बत्ती जल न जाए तब तक हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बेटा यहाँ हम लिख दें ANG, A स्टैंड फॉर एयर, एयर माने वायु, G फॉर ग्लास, इसका मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब इतना ही नहीं होता, कहना सीखना लेकिन अंदर से सीखना दोनों अंतर होता है। माने प्रकाश किरणें हवा से आ रही हैं, ग्लास में जा रही हैं और अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। अच्छी बात है। अगर हम बेटा यहाँ लिख दें, यहाँ हम एक चीज और लिख दें तो आप समझिएगा। जैसे बेटा हम यहाँ लिख दें LNW लिख दीजिए। यल का मतलब अगर हम पूछना पड़ेगा यल क्या है, यल हम बता रहे हैं लिक्विड है, जी ग्लास है। इसका मतलब प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं बेटा, द्रव से आ रही हैं और किस में जा रही हैं, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है, लिक्विड में स्थित है, द्रव में स्थित है। वहां से किरणें जा रही हैं, कहाँ से निकल के जा रही हैं, कांच में जा रही हैं। और बेटा हम आपको और समझाएं, यहाँ लिख दें WNA, W फॉर वाटर। अब आप कोई पूछे प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है, इसे देखते ही आज के बाद बता देंगे। यह कंसेप्ट बुक में नहीं लिखा है, यह हम सिखा रहे हैं, सीखिए प्यारे बच्चों। W माने पहला माध्यम, प्रकाश स्रोत जहाँ प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वाटर में है, पानी में है, और पानी से निकल कर कहाँ जा रही हैं, हवा में, और वहाँ भी अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। इसका मतलब आप समझ गए। अब कोई पूछे तो समझा देना प्यारे बच्चों, ना आप बता दोगे, मुझे विश्वास हो गया। अब आपको लग रहा कि हम क्लास में बैठ कर क्लास ले रहे हैं, इस तरह का अनुभव आप कर रहे हो। आइए ये नियम समझने के बाद हम आपको समझाते हैं एक नया टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखिएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। टॉपिक का नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी का एक नाम और है परम अपवर्तनांक। इसी का एक नाम और क्या है, परम अपवर्तनांक। आम तौर से इन जनरल आपसे जो पूछा जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक क्या है, कहते हैं अपवर्तनांक से क्या समझते हो। परम अपवर्तनांक को या निरपेक्ष अपवर्तनांक को आमतौर से अपवर्तनांक भी कहते हैं, आमतौर से जनरल भाषा में। आइए हम इसको समझाते हैं। इसकी समझिएगा, परम अपवर्तनांक, परम निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि सुनिएगा पहला माध्यम जहां से प्रकाश की किरणें आ रही, याद रखिएगा, यदि पहला माध्यम जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, सीखिएगा अच्छी तरह से, यदि पहला माध्यम जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो क्या हो, निर्वात हो। ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत कहाँ रखा है, कहां से कहां रखा है, निर्वात में। यदि पहला माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आ रही हो निर्वात हो, तब दूसरे माध्यम मतलब निर्वात से किरणें आ रही है, किसी अन्य माध्यम में जा रही है, तब दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एक बार और बताते हैं, यदि पहला माध्यम, एक बार और, यदि पहला माध्यम जहां से किरणें आ रही हैं वह निर्वात हो, तब अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, पहला माध्यम जैसे 1n2 लिखते हो बेटा, इक्वल टू है V1
अपवन पहले माध्यम प्रकाश चाल बटे दूसरे माध्यम में, क्योंकि पहला माध्यम क्या माने, जहां प्रकाश की किरणें आ रही उसको आपने निर्वात माना, निर्वात के लिए 0 लिख दीजिए। और दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है या अपवर्तनांक कहलाता है। पहला माध्यम जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं वह निर्वात हो, 0 लिखे हैं। तब दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक। अच्छी बात है। पहला माध्यम, अब आइए यहाँ क्या होगा बेटा, सोचो यहाँ क्या हो गया, निर्वात होगा, वैक्यूम हो गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं, C से लिखते हैं। और माध्यम में प्रकाश की चाल तो दूसरा माध्यम तो वही रहेगा। फिर प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात, यहाँ 0 लिखें या ना लिखें, यहाँ 0 लिखें या ना लिखें, वो अपने, अगर हम ऐसे लिख दें ऐसे, तो यहाँ अपने आप समझिएगा कि यहाँ निर्वात छिपा है, लिखा नहीं गया है। इसका मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है, अपने आप जानिए, निर्वात से आ रही है। कहाँ से आ रही है बेटा, निर्वात से आ रही है। विचलन किसमें हो रहा है, दूसरे माध्यम में हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, C/V। यह मतलब निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम, यहाँ V माने V2 है ना, V2। यह आमतौर से ये हो गया। इसी चीज को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे और बताते हैं तब जाके बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दे NG का मतलब हम माने निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, माने प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, निर्वात से आ रही हैं। किस में जा रही हैं, कांच में जा रही हैं, ग्लास में जा रही हैं। इसका मतलब तब क्या होगा, निर्वात में प्रकाश चाल बटे ग्लास में प्रकाश की चाल। अगर प्यारे बच्चों हम लिख दें NW, इसका मतलब पहला माध्यम निर्वात है, दूसरा माध्यम क्या है, पानी है, वाटर है। यहाँ लिख देंगे VW। इसका मतलब ये हुआ, आमतौर से एक चीज और समझिएगा, ये किताब में नहीं लिखा, जो बुक लिखी गई है यह प्रकाश वह मान के लिखा गया। क्या मान के लिखा गया है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, क्या है, सूर्य है। और सूर्य कहाँ है, बहुत दूर, जहाँ किसी प्रकार का है उसको बहुत दूर मान लिया गया, बहुत दूर है। अर्थात सूर्य माने प्रकाश का मुख्य स्रोत मान क्या है, सूर्य है। वो ये मान कर लिखा है, राइटर लिखते हैं, NCERT में भी इस तरह से लिखा है, वह निर्वात है। तो इसका मतलब बहुत दूर है। इसका मतलब इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं सब क्या है, माध्यम है। भाई प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, वो निर्वात माना गया लगभग। वहां से प्रकाश किरण शेष माध्यम होगा। उसके अलावा जैसे जैसे प्रकाश किरणें आएंगी, हम आप पानी कांच अन्य जितने पदार्थ है सब माध्यम होगा। इन जनरल इसको लिख सकते हैं। इतना समझाने के बाद हम निष्कर्ष में अगर हम N लिख दें, यहाँ लिख देंगे ये C/V। इसका मतलब V माने किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का। यहाँ अगर हम पानी लिखेंगे तो पानी का अपवर्तनांक, यहाँ कांच लिखेंगे कांच। किसके सापेक्ष है, निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, निर्वात सापेक्ष। अगर यहाँ हम लिख देंगे कांच, यहाँ कांच, यहाँ लिखेंगे, यहाँ वाटर लिखेंगे, यहाँ वाटर, यहाँ लिक्विड लिखेंगे, यहाँ लिक्विड। इसका माने यहाँ हम यहाँ ग्लास लिख देंगे, ग्लास लिख देंगे, तो इसका मतलब है निर्वात में प्रकाश है, ग्लास में प्रकाश की चाल, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है बेटा। इसका मतलब कोई कहे कांच का अपवर्तनांक का मतलब किसके सापेक्ष, निर्वात सापेक्ष। पानी का अपवर्तनांक का मतलब किसके सापेक्ष, ये माइंड में रहना चाहिए, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। यह हो गया। निष्कर्ष क्या निकला, अब एक लाइन निष्कर्ष निकालते हैं, फिर यही आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे। इसका मतलब अपवर्तनांक क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा होगा, क्या अच्छा लगा बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, उसका क्या होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक। कोई बेटा
कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परिभाषा बताओ, आज की बात बता दें। निर्वात में प्रकाश चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। किसका? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। कोई भी प्यारे बच्चे आपसे पूछे इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर कट गया, क्योंकि दो चालों का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अधिक से अधिक गहराई से पढ़ो, साठ कर जिंदगी में खोजने का प्रयास मत करना। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि आपको कम समय में 90% निकाले। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ओके, इसका नोट्स बना लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना।